हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश जायसवाल, है ना। मैं आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है ना। जो भी पढ़ते हो आप उसके बारे में पहले जानो, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। ठीक, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो जो प्लांट होते हैं उन लोग वायुमंडल से CO2 को, ठीक, और क्या बोलते हैं, मृदा से जल को लेकर क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 स्टार्च, और क्या ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त। ठीक है ना। तो ये अब समीकरण को संतुलित कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6 है तो 6 ये और ये, तो पीछे 6 आप लगा देना। ठीक, अभी क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस जो होता है किस प्रकार के रिएक्शन होता है, तो ये एंडोथर्मिक, किस प्रकार के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक उष्माशोषी। दूसरा क्या, एनाबोलिक उपापचयी अभिक्रिया है। ठीक, किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपापचयी। तीसरा क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का अभिक्रिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। जल के ऑक्सीडेशन से क्या, ऑक्सीजन मुक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से स्टार्च फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलोगे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है ना। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इतना आप जानना। अब इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज देख लो इसके बारे में। तो पृथ्वी पर जो टोटल प्रकाश संश्लेषण का, ठीक, जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें से 90%, कितना परसेंट, 90% कहाँ से होता है, मेराइन वाटर, समुद्री जल में जो पाए जाते हैं पौधे, उसमें मेराइन प्लांट बोलो या मेरा समुद्री जल में पाए जाने वाले पौधों में। कुल प्रकाश संश्लेषण का, टोटल फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का 90% मेराइन वाटर में रहने वाले प्लांट करते हैं। 10% जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट। कौन प्लांट, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय पौधे। ठीक, इसमें भी 1 से 2% कौन होता है, इस 10% में 1 से 2% जो क्रॉप आप पढ़ते हो, क्रॉप गेहूँ धान वान ये सब, है ना। तो सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस समुद्री जल में रहने वाले पौधे करते हैं 90%। 10% कौन करता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे। और 1 से 2% कौन करता है, 1 से 2% क्रॉप। ठीक, कौन करता है, क्रॉप। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की खोज, डिस्कवर। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया, प्रकाश संश्लेषण का खोज किसी को पता है, तो स्टीफन हेल्स, है ना। इन्होंने पादप कार्य, इसको पादप कार्यकी के जनक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक, पादप कार्यकी के जनक कौन, स्टीफन हेल्स। याद रखना क्या, स्टीफन हेल्स। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। नेक्स्ट लिखना, पीएस की फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। ठीक, नेक्स्ट लिखना आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साइनोबैक्टीरिया में प्रकट हुआ। सर्वप्रथम किसमें हुआ, साइनोबैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया में प्रकट हुआ। ठीक, नेक्स्ट लिखना, ऑर्नान, ऑर्नान। ठीक, ऑर्नान नामक वैज्ञानिक ने चक्रीय और अचक्रीय, ठीक, नेक्स्ट क्या लिखोगे, ऑर्नान, ऑर्नान नामक वैज्ञानिक ने चक्रीय व अचक्रीय, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक, की खोज की, है ना।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाया जाता है। तो मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर पाई जाती है ना, तो मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, या बोलोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होती है, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको, थाइलाकॉइड। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है ना, इसको बोलते हैं प्लास्टोडोम। क्या बोलते हैं, प्लास्टोडोम। इससे मिलकर बने रहता है प्रोटीन और एंजाइम और लिपिड। ठीक, प्रोटीन, एंजाइम और लिपिड से मिलकर बना होता है। क्या होता है ये, क्लोरोप्लास्ट का अनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोडोम। इस टाइप से स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ठीक, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं ग्रेनम। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्ट्रोमा के बारे में क्या बनता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक, आगे पढ़ोगे, लाइट डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और ग्रेनम में क्या होता है, तो लाइट प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में। और अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन किसमें होता है, तो स्ट्रोमा में। ठीक, ये आपस में इस तरह से जुड़े रहता है, उसको हम बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं, लैमेली। ठीक, तो आपको जानना सिर्फ ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में बोलो या क्लोरोप्लास्ट में। अब प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होता है, तो स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन किसमें होता है, तो ग्रेनम में। ठीक, देख लो इसको। और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इससे ये प्रोटीन, एंजाइम और लिपिड तीनों से मिलकर बना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोडोम। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से। ठीक, तो दो प्रकार का होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक क्या, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, और एक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन। ठीक, तो इसके बारे में जान लो। प्रकाशिक अभिक्रिया अभी पढ़े, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पर होता है, ग्रेनम में। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में। ठीक, इसकी खोज किसने की, तो हिल नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया है, खोज। इसलिए प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अभी जो प्रकाशिक अभिक्रिया को आगे पढ़ते हैं, है ना। दो चरण में ये कंप्लीट होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, कितना, दो चरण में। एक होता है चक्रीय, एक क्या, चक्रीय, और एक क्या होता है, अचक्रीय। इसको चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं या अचक्रीय। दूसरा क्या है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, एक होता है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिखते जाना, पहला चक्रीय फोटो, साइक्लिक बोल सकते हो, फोटोफॉस्फोरिलेशन।
ठीक, इसके बारे में देखो। इसमें से क्या होता है देखो, एक वर्ड में बता रहा हूँ मैं, आप सुनना। क्लोरोफिल से इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक, इस दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है ना। चूंकि यह चक्र जो होता है एक चक्र में चलता है, मतलब यह जो अभिक्रिया होता है वो एक चक्र में चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, ऐसे में समझ में नहीं आया तो एक बार देखिए यहाँ क्लोरोफिल से, इससे क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ मतलब निकल गया। ठीक, अब कहाँ पे चल दिया, फेराडॉक्सिन में, कहाँ पे चल दिया, फेराडॉक्सिन। ठीक, फेराडॉक्सिन में चल दिया। उसके बाद क्या बोलोगे, यहाँ से क्या होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक, अब फेराडॉक्सिन से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम में, इसमें जाएगा साइटोक्रोम में। अब साइटोक्रोम से कहाँ जाएगा, यहाँ से भी एटीपी जो रहता है, एटीपी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, एटीपी में क्या होगा, कन्वर्ट, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल देगा, पुनः इसमें क्लोरोफिल पे। ठीक, समझ में आया। तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और इस तरह से होते हुए वापस फिर सीसी में आ जाता है, और इस दौरान किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का। ठीक, इस दौरान किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का। ठीक, समझ में आया ये। इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल पहले उत्तेजित होगा और उत्तेजित हो गया अपनी प्रारंभिक अवस्था से। ठीक, और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर वहाँ कहाँ पर चल देता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था पे। ठीक, तो एक साइकिल के रूप में चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, इस दौरान एक एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, एटीपी का, एक एटीपी का। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, अगर आपको पीएटी के दृष्टि से जानना है तो एक वर्ड में जानो, इससे क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच2 दोनों का निर्माण होता है। किसका किसका, एटीपी और एनएडीपीएच2। होता कैसे है देख लो, यहाँ से ये पत्ती है मान लो, पत्ती से पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित होगा, हो गया उत्तेजित। और इस इलेक्ट्रॉन को जो एनएडीपी, एनएडीपी रिडक्टेज, ठीक, ये क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी। ठीक, अब पत्ती के मेसोफिल कोशिका में क्या पाया जाता है, जल, है ना, क्या पाया जाता है, जल, H2O। ठीक, अब ये जल क्या करता है, इसको इसको हाइड्रोजन देता है ना, इसको क्या देगा, हाइड्रोजन। ठीक, समझ में आ गया। और OH, ये क्या होता है, इसका अपघटन होता है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो NADP ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NADPH2, दो हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, इसका आयनन, आयनन की प्रक्रिया होगा, इसमें इसकी प्रक्रिया होगा आयनन का। तो आयनन का प्रक्रिया होगा तो क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सा, ये जल के अणु में, इसके अणु में, जल के अणु में, और आधा ऑक्सीजन के रूप में क्या हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम में, कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम में, और साइटोक्रोम से कहाँ चल देगा वो, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था किसमें, क्लोरोफिल में। समझ में आई कि नहीं है, नहीं है ना। तो सबसे पहले देखो, क्लोरोफिल से दो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, हो गया, उत्तेजित हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन की हानि होगा। ये इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है, NADP रिडक्टेज। ठीक, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लिया, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, तो मेसोफिल कोशिका में क्या पाया जाता है, H2O, जल। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में विभक्त होता है, तो हाइड्रोजन को ये ग्रहण कर लेगा, तो NADP से क्या बन गया, H2, तो H2 जुड़ गया। ठीक, और यहाँ से क्या, जल के अणु को फिर से आयन की क्रिया होगा, तो क्या होगा, ये H2O और आधा ऑक्सीजन में विमुक्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे उत्पत्ति होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम में, और साइटोक्रोम से इस तरह ये क्लोरोफिल में।
ठीक, अब यहाँ पे एडीपी से साइटोक्रोम से किससे एडीपी, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा एटीपी, इसमें एटीपी में, और एटीपी को ग्रहण कौन कर लेगा क्लोरोफिल। ठीक, समझ में आ गया, आ गया। ठीक, तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन साथ साथ चलता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन साथ साथ चलता है। ठीक, ठीक, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उच्च तापमान लाल रंग में होता है, उच्च तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग में, और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में होता है, मतलब निम्न लाल रंग, निम्न तरंगदैर्घ्य के लाल रंग में। ठीक, अब उसके बाद क्या पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रीय प्रक्रम में क्या PS1 फोटोसिंथेसिस 1। ठीक, लाल रंग और फोटोसिंथेसिस 1। अचक्रीय के बारे में आप क्या जानते हो, PS1 और PS2 दोनों में होता है। ठीक, इसको जान लेना, चक्रीय प्रक्रम किसमें PS1 और अचक्रीय किसमें PS1 और PS2। ठीक, ये उच्च तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग में और ये निम्न। ठीक, ठीक, अब आगे लिख लेना, प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी व NADPH2 का निर्माण होता है। ठीक, जिसका उपयोग आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में करते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया समझ में आया, एक बार और बताऊं। ठीक, हिल नामक वैज्ञानिक ने, है ना, कहाँ पर होता है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में, कहाँ पर होता है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में। ठीक, दो चीज दो स्टेप में कंप्लीट हुआ था, एक क्या चक्रीय और एक क्या अचक्रीय, नॉन साइक्लिक। ठीक, चक्रीय में क्या हुआ था, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ था, पैराडॉक्सिन से होते हुए साइटोक्रोम से होते हुए फिर से अपने पुरानी अवस्था में चल दिया था, ऐसा चल दिया था। ठीक, मतलब एक चक्र में कम हुआ था ये, है ना। इसके बाद अचक्रीय अभिक्रिया बताए थे। ठीक, इन दोनों के दौरान मतलब चक्रीय और अचक्रीय अभिक्रिया जो होता है दोनों एक साथ होता है, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एटीपी और NADPH2 का। किसका निर्माण होता है, एटीपी और NADPH2 का। ये कहाँ पर हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चक्रीय। अभी जो पढ़े, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एटीपी वह क्या NADPH2 का जो निर्माण हुआ था, इसका उपयोग हम किसमें करेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ठीक, अब आप अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक, देखो अप्रकाशिक अभिक्रिया होता क्या है, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। तो लिख लो एटीपी व देखो प्रकाशिक अभिक्रिया में प्राप्त NADPH2 व एटीपी का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में किया जाता है। ठीक, इसे ब्लैकमैन और केल्विन साइकिल दोनों के नाम से जानते हैं, ब्लैकमैन और क्या केल्विन साइकिल। ठीक, दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, हो गया। क्लोरोप्लास्ट के किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है, इसमें होता है स्ट्रोमा में। ठीक, इसमें क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है। ठीक, CO2 का क्या होता है इसमें, अपचयन। CO2 का क्या होता है, अपचयन और स्वांगीकरण। ठीक, CO2 का अपचयन और क्या होता है इसमें, स्वांगीकरण। ठीक, इसमें प्रथम प्रोडक्ट स्थायी उत्पाद क्या होता है तो 3PGA। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है तो 3PGA, 3 कार्बन युक्त तो फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, 3 कार्बन युक्त है, इसलिए इसको C3 के नाम से या केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, C3 साइकिल के नाम से, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम उत्पाद क्या होता है,
सॉरी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद क्या प्राप्त होता है? 3 PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक, जो C3 साइकिल जो होता है समुद्रभिद और जलोदभिद प्रकार के प्लांट में पाया जाता है। C3 किसमें पाया जाता है? समुद्रभिद और जलोदभिद। ठीक, स्टार मार्क डाल के लिख लेना। अप्रकाशिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 12 NADH2 DPH2 व 18 ATP की प्राप्ति होती है। ठीक, कैसे जानोगे? क्या प्राप्त हुआ था आपको? C6H12O6 ऐसा प्राप्त हुआ था। ठीक, ये CO2 के अपचयन से पहले बताया था मैं, तो यहाँ पर क्या था? 6CO2। तो एक कार्बन के अपचयन से, क्या बोलोगे? एक कार्बन के अपचयन से, ठीक, होने के लिए, है ना, एक कार्बन के अपचयन होने के लिए या CO2 के अपचयन होने के लिए बोलोगे, या CO2 के एक अणु से ये बनने के लिए, स्टार्च बनने के लिए क्या होता है? 2 NADH2 व, ठीक, 3 ATP की आवश्यकता होती है। एक CO2 के अपचयन होने के लिए 2 NADH2 DPH2 व NADPH2 व 3 ATP की आवश्यकता होती है। ठीक, चूंकि यहाँ पर कितने कार्बन है? 6, तो एक के लिए 2 NADH2 तो 6 दूनी 12। ठीक, एक के लिए 3 ATP तो 6 किया 18। समझ में आ गया? आ गया? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसको याद रखना, 12 NADPH2 व 18 ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, एक लाइन स्टार मार डाल के लिख लो। CO2 के एक अणु का ग्लूकोज में अपचयन होने के लिए ऑक्सीजन के CO2 के एक अणु का ग्लूकोज में अपचयन होने के लिए 2 NADH2 व 3 ATP की आवश्यकता होती है। लिख लेना, है ना। यह क्या लिखोगे? ऑक्सीजन के एक अणु बनने के लिए, ऑक्सीजन के एक अणु यहाँ पर बना था 6 यहाँ पे बना था ना, C6, ये ऐसे करके यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे क्या था? CO2 प्लस H2O। ठीक, ऐसा था रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसके एक अणु बनने के लिए, है ना, ऑक्सीजन के एक अणु बनने के लिए 8 क्वांटम प्रकाश 8 क्वांटम प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के एक अणु बनने के लिए 8 क्वांटम प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, समझ में आ गया? ऑक्सीजन के एक अणु बनने के लिए, ऑक्सीजन के एक अणु बनने के लिए 8 क्वांटम प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए C4 साइकिल। देखो हम क्या बोलते हैं? C4 चक्र। ठीक, C4 साइकिल। और किस किस नाम से अप्रकाशित, देखिए उसमें क्या था? C4 चक्र जानते हो ना। ठीक, तो ये इसको और किस नाम से जाना जाता है? HN स्लैक चक्र। ठीक, ये DCA के नाम से भी जानते हैं, DCA। ठीक, क्या होता है DCA? डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, क्योंकि ये DCA ये C4 चक्र के दौरान, इसके दौरान C4 चक्र के दौरान यही प्रथम पहले बनता है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन होता है? डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड या DCA, इसलिए इसको हम लोग DCA चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सब सर्वप्रथम इसको गन्ने के पत्ती पर देखा गया था, खोजा गया था। गन्ने की पत्ती पर, इसलिए बोला जाता है गन्ने का एग्जाम्पल, C4 के एग्जाम्पल पूछते हैं ना। ठीक, गन्ने की पत्ती में इसको खोजा गया था। इसमें जो स्थायी प्रोडक्ट बनता है, ठीक, क्या बनता है? स्थायी प्रोडक्ट, वो क्या होता है? OH।
चार कार्बन युक्त स्थायी प्रोडक्ट क्या होता है? चार कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, चार कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये इसका क्या है? स्थायी प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन बनता है C4 चक्र का स्थायी प्रोडक्ट कौन है? तो प्रथम स्थायी उत्पाद कौन है? तो चार कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA बोलो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक, एग्जाम्पल किसमें किसमें पाया जाता है? तो गन्ना में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है ना। एमेरेंथस जानते हो, सुने तो होगे, एमेरेंथस, ठीक, चिनोपोडियम, ये सब में ये पाया जाता है ना। C4 के बारे में ये है अधिकांशतः जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, ठीक, एक बीजपत्री प्रकार के पौधे या जिसमें क्रेंच एनाटॉमी पाया जाता है, उसमें C4 चक्र पाया जाता है। ठीक, कुछ अपवाद है द्विबीजपत्री, जैसे कि ये एमेरेंथस और क्या बोलते हैं यूफोर्बिया, है ना, ये सब उसका क्या है? अपवाद है। ठीक, दूसरा क्या बोलोगे? C4 साइकिल ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने, ट्रॉपिकल उष्ण क्षेत्र बोलते हैं, या सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे में इस प्रकार का चक्र पाया जाता है, C4 साइकिल। ठीक, मेनली एक बीजपत्री पौधे में मोनोकॉट, मुख्यतः एक बीजपत्री पौधे में कुछ अपवाद है, जैसे कि एमेरेंथस और यूफोर्बिया, क्या? यूफोर्बिया। यूफोर्बिया ये द्विबीजपत्री है, ये क्या है? द्विबीजपत्री पौधे हैं, अपवाद है, इसमें भी पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अब देख लीजिए C3 और C4 में अंतर देख लीजिए, जो क्वेश्चन बनने लायक रहता है। तो एक होता है C4 प्लांट, C3 प्लांट, एक होता है C4 प्लांट, है ना। दोनों में अंतर देख लीजिए। तो जो C3 पौधे होते हैं, इसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था? अभी बताया था 3PGA, तीन, है ना, 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है? इसका प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। C3 जो साइकिल होता है वो पर्ण मध्योतक ऊतक में होता है। किसमें होता है? पत्ती के पर्ण मध्योतक ऊतक, ठीक, किसमें होता है? पर्ण मध्योतक ऊतक। ये किसमें होता है? तो बंडल शीट में। C4 किसमें होता है? बंडल शीट, जानते हो इसको, ठीक। इसमें जो CO2 ग्राही होता है, CO2 ग्राही, CO2 को शोषित करने वाला कौन होता है? रूबिस्को बोलते हैं, RUBP बोलते हैं। ये एंजाइम काम करता है, क्वेश्चन है पीटी का, ठीक। और इसमें CO2 ग्राही कौन होता है? पेप, एंजाइम का नाम है पेप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेप बोल देते हैं। फास्फोइनाइल, है ना। उसके बाद देखिए, ये जो C3 प्लांट होता है तो सभी प्रकार के पौधे में, ठीक, ये जो C3 प्लांट होते हैं ना, तो ऑल टाइप प्लांट, सभी प्रकार के पौधे में बोल सकते हो। और इसमें क्या बोलोगे? स्पेशली क्या बोलोगे? मोनोकॉट, है ना, या ऐसे बोलोगे। ऑल टाइप मतलब ये है आपका कि ये उष्ण कटिबंधीय टेम्परेट क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, सभी में C3 एग्जाम्पल में आता है ना। लेकिन C4 जो होता है सिर्फ ट्रॉपिकल होता है और सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय और सब, है ना, सब ट्रॉपिकल जो प्लांट होते हैं उसी में C4 प्रकार के चक्र पाया जाता है। ये अधिकांशतः क्या होते हैं? डाइकॉट, द्विबीजपत्री, और ये क्या होता है? अधिकांशतः मोनोकॉट में, एक बीजपत्री पौधे में, ठीक। तो C3 प्लांट में इतना अंतर है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3PGA, ठीक, इसका प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है? C3 साइकिल, तो पत्ती के पर्ण मध्योतक ऊतक में। C4 कहाँ पर होता है? तो बंडल शीट में। इसका प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? तो रूबिस्को, RUDP एंजाइम, और इसका क्या बोलते हैं? CO2 ग्राही कौन होता है? तो पेप, एंजाइम का नाम है। सभी प्रकार के प्लांट में पाया जाता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये द्विबीजपत्री पौधे में और एक बीजपत्री पौधे में, ठीक।
अब इसी में एक और अंतर देख लीजिए, चक्रीय और अचक्रीय, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन और अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, दोनों में अंतर देखो। तो ये इसमें क्या होता है, PS1 अभी ऊपर में बताया था, और एक यहाँ पर PS1 और PS2 देखे थे इसको पहले, है ना। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या बोलोगे, PS1 कार्य करता है, और अचक्रीय में PS1 और PS2 दोनों काम करता है। ठीक, इसमें O2 का उत्पादन नहीं होता, O2 का उत्पादन नहीं होता। ठीक, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, O2 का उत्पादन नहीं होता, और इसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ठीक, तीसरे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, जल का, है ना, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। अब ऑक्सीजन का उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, और इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक, इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, और इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इसमें दो एटीपी की प्राप्ति होती है, 2 ATP, और इसमें 1 ATP की प्राप्ति होता है, तो जानना इसको। ठीक, 1 ATP और क्या, एक और कुछ प्राप्त हुआ था, 2NADPH2 की प्राप्ति होती है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, खत्म हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो कुछ। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक पाया जाता है उस वर्णक का नाम है फाइकोब्लिन। बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए वो जो वर्णक है उसका नाम है फाइकोब्लिन। ठीक, फाइकोब्लिन। ठीक, ये जो पिगमेंट होता है ना, 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार का, एक है फाइकोसाइनिन, एक होता है फाइकोसाइनिन, ठीक, और एक होता है फाइकोइरिथ्रिन। ये बड़े बड़े एग्जाम में आएगा आपका, मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है फाइकोइरिथ्रिन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फाइकोब्लिन किसमें पाया जाता है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, और साइनोबैक्टीरिया। फाइकोब्लिन किसमें पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में। ठीक, एक फाइकोइरिथ्रिन होता है, ये रेड एल्गी, लाल शैवाल, इसमें पाया जाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, फाइकोब्लिन, है ना। जो फाइकोब्लिन होता है वो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और जो लाल शैवाल होता है उसमें क्या पाया जाता है, वर्णक पूछेगा तो फाइकोइरिथ्रिन। 2 प्रकार का वर्णक होता है, फाइकोब्लिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन इसमें पाया जाता है, और फाइकोब्लिन इसमें, और फाइकोइरिथ्रिन इसमें। ठीक, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में होता है, तो लाल रंग में, है ना। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देख लो। टोटल जो होता है क्लोरोफिल ना 10 प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, 10 प्रकार के, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ठीक, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्या है, क्लोरोफिल ए। इसका सूत्र होता है, लिखना चाहोगे तो लिख लो, C55H72O5, 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 है ना, N4 और Mg, ये इसका फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। जानना, परीक्षा का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या होता है, तो C55H72O5, N4 और Mg। ठीक, नेक्स्ट है
कैंप प्लांट के बारे में नहीं बताए थे, है ना। कैंप प्लांट के बारे में देख लो थोड़ा सा। कैंप प्लांट का नाम क्या होता है? क्रेजुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक, मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मांसलपित जो प्लांट होता है या रेगिस्तानी प्लांट होते हैं उसमें इस प्रकार का पाया जाता है, कैंप प्लांट होता है वो, है ना। नेक्स्ट क्या बोलोगे? विशिष्ट प्रकार के इसमें CO2 का क्या होता है? स्थिरीकरण। विशिष्ट प्रकार का CO2 का क्या होता है? स्थिरीकरण। दूसरा क्या बोलोगे? जो स्टोमेटा होते हैं, जो कैंप प्लांट होते हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उसमें स्टोमेटा जो होता है वो रात को खुलता है। स्टोमेटा कब खुलता है? रात को, ठीक। तभी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होता है इसमें? दिन के समय कम, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है रात को खुलता है। आर्किड, है ना, इसका एग्जाम्पल होता है आर्किड। और कौन कौन प्लांट होते हैं? अनानास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। कैंप प्लांट में C3 और C4 दोनों प्रकार का साइकिल पाया जाता है। कैंप प्लांट में C3 व C4 दोनों प्रकार के फोटोसिंथेसिस या साइकिल पाया जाता है, ठीक। इतना हो गया, खत्म हो आपका फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से CO2 का उपयोग होता है? तो कार्बन 12, ये भी क्वेश्चन है, कार्बन 12 याद रखना, ठीक। धन्यवाद। समझ में आओगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अरे